नमस्कार एंड वेलकम टू गेट रिच विद आशिका। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे मेहमान खास है, आज की चर्चा खास है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चेहरे को आपने पिछले 20 वर्षों से अपने टेलीविज़न सेट्स पे देखा है। इन्होंने आपके दिल में, आपके घर में जगह बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जूही परमार की। जो कि एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही पॉपुलर कलाकार हैं, एक बहुत अच्छी माँ है और मेरी बहुत अच्छी सखी है। जूही, वेलकम टू गेट रिच विद आशिका। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि आप इस शो पे आएँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है वो बहुत सारी औरतों को प्रेरित करेगी। और क्योंकि ये शो फाइनेंस के ऊपर है, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले 20 सालों से आप अपनी करियर चला रही हैं, पैसे कमा रही हैं, अपना घर चला रही हैं, सिंगल पेरेंट हैं आप, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर है। क्या लगता है आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में? कैसा किया आपने अपने फाइनेंसेस के साथ? क्या किया इतने वर्षों में? 20 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली। पहले बहुत सारे चढ़ाव आए, फिर उतार आए, और फिर कह सकती हूँ होपफुली कि अब वापस चढ़ाव है। तो जब पहले मैंने काम शुरू किया था तो ऑब्वियसली आई वाज जस्ट अ यंग टीनेजर, जिसे जो काम कर रही थी क्योंकि पैशन था उसका एक्टिंग, और ये सोच कर नहीं किया था कि इससे कितने पैसे कमा कर कितने जमा करने हैं। और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है, हर लड़की का यही सपना देखकर बड़ी होती है कि मैं बड़ी होंगी, फिर एक राजकुमार आएगा, फिर मेरी उससे शादी होगी, और फिर बस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी होगी। तो जब और मैं ऑनेस्टली फाइनेंस मैनेज करने में अपने आप को, अगर जो लास्ट बेंचर्स होते हैं ना, उनमें से मानती थी, और कहीं ना कहीं अब भी मानती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक साइन करना आता था और बैंक में देना आता था। उससे आगे मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे सीए से बात करने से लेकर हर काम मेरी सिस्टर करती थी, मेरे पापा करते थे, अब भी वही करते हैं। तो मैंने सिर्फ ये समझा कि ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, आई एम अर्निंग वेल, और इससे मुझे इतनी समझ ज़रूर थी कि ये बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो इसे मुझे इन्जॉय करना है, लेकिन इसे थ्रो नहीं करना है। तो जब मैं 25 साल की थी, तभी मैंने इस शहर में अपने लिए एक घर बना लिया था, जो मुझे लगा था कि मैंने सबसे समझदारी का इन्वेस्टमेंट और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी मेरी उपलब्धि है, मैंने ये सोचा था। जब 25 की उम्र में अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, तो मुझे लगा बस दिस इज़ इट, अब इसके बाद मुझे कुछ और जमा करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है बस इंजॉय करना है। लेकिन अचानक लाइफ में चेंजेस आए। कुछ साल मैं कभी भी फिजूल खर्ची में बिलीव करने वाली लड़की थी ही नहीं, कंजूस कभी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ आप इतनी मेहनत से कमाते हैं उसे आपको बहुत प्यार से और बहुत सोच समझ के खर्चना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे सारी लड़कियां करती हैं, शॉपिंग पे गए तो कुछ नहीं भी खरीदना है तो भी पता नहीं कितने हज़ारों की शॉपिंग करके आ गए, सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर वो कपड़े अलमारी में टंगे रहे, सालों साल टैग लगे रहे, अपना साइज़ बदल गया, वो कपड़े पहन ही नहीं पाए कभी। ऐसे कई फिजूल खर्ची की मैंने, जो कि लड़कियां करती हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं की। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़ी हो गई। मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद आई बिकेम अ मदर, एंड देयर केम अ टाइम जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, इस नन्ही सी जान के लिए कमाना है, जिसे मुझे बड़ा करना है, और जिसके लिए सब कुछ करना ना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं पर्पज़ ऑफ माई लाइफ है अब, कि मैं उसे बेस्ट दे सकूं। एंड देन केम द टाइम जब मैंने अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना शुरू किया, और मैंने रियलाइज़ किया कि काश मैंने ये बहुत पहले किया होता। तो शायद आज जब मैं ये करने की सोच रही हूँ और परेशान हो रही हूँ, परेशान इसलिए नहीं कि कैसे होगा, बट ये कि थोड़ा लेट कर दिया। इफ़ दिस आई हैड स्टार्टेड क्वाइट सम टाइम बैक, आज मैं सिर्फ उसे देखकर एंजॉय कर रही होती और एट पीस होती। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मुझे आज अगर मैं एट पीस हूँ तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आशिका का है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि मैं इनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और इन्होंने मुझे समझाया कि
फाइनेंस क्या होता है और कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, एंड शी इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली मैनेज्ड माय फाइनेंसेस। थैंक यू। और मैं इस CNBC आवाज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और गेट रिच विद आशिका की पूरी टीम को एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया कि आज मैं मेरे आसपास रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि पैसे हम सब कमाते हैं, रुपये कमा ही लेते हैं, बचत भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी समटाइम्स वी डोंट नो कि हमें हमारे फाइनेंसेस के साथ बेस्ट क्या करना है या हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे से, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि आपने उस टाइम पे जब आपने काम शुरू किया था, आप भरे हुए थे काम से, बैक टू बैक चेक्स आ रहे थे क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या आपने उस वक्त ये ज़रूरी समझा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करती हूँ? क्या यही एक सीख जो थी आपको उस समय समझ में आ रही थी? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड्स को ये लगता है, इंक्लूडिंग मी एक टाइम पे, कि सही इन्वेस्टमेंट तभी होती जब वो रियल एस्टेट में होती है। ये करके आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट में। हाँ, और मैं तो ये भी कहती थी हमेशा कि मुझे डर लगता है किसी और तरीके की इन्वेस्टमेंट में, मुझे मार्केट से डर लगता है क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं है, मुझे नहीं पता कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, उस अपने पैसे को कब निकालना है, कब कहीं और डाइवर्ट करना है। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मेरे बैंक में पैसा है, मैं सुकून की नींद सो रही हूँ, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं एंड आई एम सॉर्टेड। लेकिन मेरी सोच बदली जब वही इन्वेस्टमेंट्स, जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स मुझे ज़रूरत पड़ी और मैं उन्हें निकालना चाहती थी तो मैं निकाल नहीं पाई, क्योंकि तब ये कहा गया कि मार्केट गिर गया है। कई ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आज भी मुझे मेरे फ्लैट्स के पोजेशन नहीं मिले हैं। आज भी वही फाइट चल रही है कि आप कब देंगे पोजेशन, रजिस्ट्रेशन हुए 3-3 साल हो गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप उसमें रह रहे हैं तो वो आपके लिए एक, आपके सर पे एक छत है जिसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल आपको घर से निकाल दिया जाएगा, मकान मालिक निकाल देगा। लेकिन उसके अलावा या तो वो पूरी तरह से आपके हाथ में है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट सोच के और फिर कल को उसे निकालना चाहते हैं फॉर द सिंपल पर्पज़ कि आप अब कहीं और लगाना चाहते हैं वो पैसा या यूज़ करना चाहते हैं अपना ही पैसा, तो आपको वेट करते रहना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है सालों साल। तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जब ज़रूरत है और वो पैसा नहीं दे रही है तो क्या सारे पैसे ऐसी इन्वेस्टमेंट पे लगाना चाहिए, ये सोचने पर मैं मजबूर हो गई। तो जूही जी के इस केस से दर्शकों के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि डाइवर्सिफिकेशन की जो हम बात करते हैं हर एपिसोड में, वो इसीलिए करते हैं कि हर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। अगर आप अपना सारा रुपया, अपनी सारी वेल्थ एक ही जगह पर लगाएंगे तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ नो डाइवर्सिफिकेशन आपका पोर्टफोलियो या तो आगे बढ़ा नहीं, अगर बढ़ा तो वो एक ऐसे परसेंटेज पे बढ़ा जिससे आप खुश नहीं हुए, या फिर आपकी जो सिचुएशन आप बता रहे हो कि आपको ज़रूरत थी और आपने वो प्रॉपर्टी बेची नहीं क्योंकि उस वक्त शायद मार्केट डाउन था, या आप सही कह रही हैं, उस प्रपोर्शन में बढ़ा भी नहीं जो बड़े बड़े फॉल्स प्रोमिसेस देकर बेचे गए थे वो फ्लैट्स, और कहा गया था कि इट इज़ गोइंग टू बिकम डबल इन 3 years, नाउ इट्स बिन 8 years, इट्स नॉट इवन इंक्रीज 20%। आपको उस वक्त डाइवर्सिफिकेशन के बारे में शायद किसी ने सलाह नहीं दी और इस वजह से आपने रियल एस्टेट में सलाह के साथ साथ आई थिंक सही इंसान साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सलाह दी भी, लेकिन अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं हमेशा डरूंगी और हो सकता है किसी की सलाह मानकर कहीं पैसे लगा भी दूं, लेकिन उसे सही तरह से आगे जैसे आप कहती हैं उसे मैनेज करते हैं आप, मुझे मैनेज करना नहीं आएगा, हो सकता है मैं अपना भी नुकसान कर लूँ उसमें। सो यू रियली नीड राइट गाइडेंस। इन माई केस आई एम लकी दैट आई हैव यू, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, वे यू टेल मी आई इन्वेस्ट माई मनी एंड आई नो दैट जिस दिन ज़रूरत होगी वहाँ से कहीं और उसे ट्रांसफ़र करने की आप कर देंगी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये गाइडेंस नहीं मिलता है तो वो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाइडेंस उन्हीं लोगों को मिलती है जूही जी जो गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो ये चाहत बहुत ज़रूरी होती है कि आप ये डिसाइड कर लें अपनी करियर में, आपकी करियर के एक फ़ेज़ में, कि अब वेल्थ एक्यूमुलेशन, पर्सनल फाइनेंस, अपने रुपयों को आपके लिए कैसे काम करवाना, ये बेसिक चाहत अगर आप में है तो ज़रिया तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चाहे वो प्रोफेशनल ज़रिया हो, चाहे आपका और मेरा जैसे दोस्ती का ज़रिया है वो हो, ज़रिए मिल जाते हैं। बट बिकॉज आपने ये बात की कि व्हेन यू वांटेड दैट लिक्विडिटी और आप अपना रियल एस्टेट लिक्विडेट नहीं कर पाई
and that's why emergency fund probably plays a very important role in your portfolio. जैसा आपने मेरा भी करवाया है, राइट? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, आपका भी ऐसा है, पर दर्शकों के लिए भी मैं ये बता दूं कि इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट करके ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपको जब ज़रूरत पड़े आप वो रुपये ले सकते हैं, तो दैट इज़ इमरजेंसी फंड. बट फॉर यू, क्योंकि आप नॉट ओनली एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप एक सिंगल पेरेंट है, और इस वजह से आपके कंधों पर 2 इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली भी. बट फाइनेंशियली ज़्यादातर अगर देखें तो आपके केस में इमरजेंसी फ़ंड आपके बच्चे को भी नज़र में रखते हुए आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपकी डॉटर समायरा बड़ी हो रही हैं तो उनकी ज़रूरतें भी और बढ़ेंगी, उनके खर्चे और बढ़ेंगे. सो आई वुड लाइक कि आपके पास एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स का एक्चुअली जो एक्सपेंसेस हैं वो इमरजेंसी फ़ंड में रहे, जो कि है, बट रहना भी चाहिए हमेशा. अगर मैं आपके साथ ना हूँ, चाहे कहीं और हूँ, आपको ये याद रखना है कि मुझे 9 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा रखना है. लाइफ इंश्योरेंस पे आते हैं. आपने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या तैयारी की है? हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि चाइल्ड पॉलिसी, एक चाइल्ड पॉलिसी है जो समायरा की एजुकेशन के लिए है, जो जब वो बड़ी होगी तब एक साथ मुझे वो अमाउंट मिलेगा. उसके अलावा आई हैव कपल ऑफ LIC पॉलिसीज़ एंड हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली है. तो एक इंश्योरेंस है जो मुझे करना है, जिसमें मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, जो आप ही ने मुझे सजेस्ट किया है और मुझे अब तक कर लेना चाहिए था, जो है टर्म प्लान. जो आपने मुझे समझाया कि कितना इम्पॉर्टेंट है टर्म प्लान हर इंसान के लिए, ख़ासकर उसके लिए जो मेरे शूज़ में है, जैसी मेरी सिचुएशन है. तो वो एक चीज़ है जो मैं जल्द से जल्द करना चाहूँगी. जूही जी के पास ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ है, एंड क्योंकि मैं इनकी फ़ाइल अच्छे से जानती हूँ तो शायद बात कर सकती हूँ. बट सबसे पहले जो समायरा की चाइल्ड पॉलिसी की आप बात कर रही है, वो इंश्योरेंस नहीं है, वो हमने इसलिए किया है ताकि उसके एजुकेशनल ईयर्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. ताकि ऑल्सो इट हैज़ some insured, correct, if anything happens to the parent. बट क्योंकि हम जानते हैं और ये बार बार अपने आप को भी याद कराते हैं कि आप सिंगल पेरेंट है, एंड बिकॉज आप काम कर रही हैं, आपकी बेटी की सारी ज़रूरतें, एजुकेशन, इन फ्यूचर सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, इसके लिए टर्म प्लान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है. टर्म प्लान में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपको पैसे वापस आएंगे. आप 1 साल का प्रीमियम जो भरते हैं एंड देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. बट दिस सिक्योरिटी आप इसलिए ले रही हैं ताकि गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स, योर चाइल्ड इज़ टेकन केयर ऑफ. At the same time, none of your investments are getting disturbed. So this life insurance is very essential for you, and I'm going to make sure कि जूही जी के पास वो हो. बात करते हैं गोल्स की, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके गोल्स क्या हैं, लेकिन आज आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और कैसे हम आपके पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं. सबसे पहले जब हमने ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी तो यही बात की थी, और सबसे अच्छी चीज़ आशका की ये है कि वो बैकवर्ड्स प्लान करती हैं. फिर वो आज प्लान करके फिर क्या होगा 5 साल बाद ये नहीं सोचती, वो 5 साल बाद जहाँ पहुँचना है वहाँ से उल्टा आपको लेकर आती हैं. एंड हम जो गोल हमने सोचा था वो मेरा और आपका बिल्कुल मैच करता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चे को दे सकूँ, और काम करना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिवली बिज़ी रहना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि काम करना मजबूरी है. हमने अपने पैशन के लिए काम किया है, फिर वो पैशन जब मजबूरी में बदलता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है. सो हमारा गोल यही है कि आई वुड वॉन्ट टू रिटायर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स. नॉट रिटायर इन द सेंस जहाँ मैं काम नहीं कर रही हूँ, बट रिटायर जहाँ मैं काम सिर्फ तब करूँ जब मैं चाहती हूँ, और तब तक मेरे पास एक ऐसा कॉर्पस रेडी हो जिस वजह से मैं बिना किसी चिंता के अपनी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा सकूं, अपनी भी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ जूही भी हूं जिसकी अपनी भी इच्छाएं हैं जो बहुत सी बची हैं. तो गोल यही है कि एक ऐसा कॉर्पस रेडी करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी इच्छाएँ पूरी हो सकें बिना आपके ऑल द टाइम स्लॉग करते रहने पर भी. जी, एक ऐसा कॉर्पस जूही जी तैयार करना चाहती है जो 20 साल में आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे बिल्कुल रेडी हो सकता है. आप भी ये जानती हैं, मैं भी ये जानती हूँ, बट बात ये आती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है,
हमें आज नहीं देखना है कि आज क्या हो रहा है हमारे पोर्टफोलियो के साथ, बट हमने जो हमारे पोर्टफोलियो को कमिटमेंट किया है कि जिस पर्पस के लिए चाहिए, जिस गोल के लिए चाहिए, आज के 20 साल बाद के लिए चाहिए, तब तक आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से पक चुका है। एंड जूही, आप अपनी ये सारी फाइनेंशियल बातें हमारे साथ शेयर कर रही हैं, अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर कर रही है, दर्शकों को इंस्पायर कर रही है। और मैं साथ साथ दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक एक्टर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जूही जी की बात करें तो जब इनकी डॉटर हुई थी, इन्होंने 5 इयर्स लगातार, ये 3.5 इयर्स इन्होंने ये सोच के रखा था कि वो सेट पे नहीं जाएंगी, काम नहीं करेंगी। सोचा तो हाँ, देन यू राइट, सोचा 5 साल था, लेकिन सेट पर वापस काम करने जाना 3.5 साल में आपको जाना पड़ा। आप हमारे साथ शेयर कर सकती है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी उस वक्त कैसी रही? क्या आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल जर्नी मेरे बच्चे के साथ सिर्फ आज नहीं है, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ है? एक्चुअली जब आप काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली एक एक्टर ये कभी नहीं समझ पाता है जब एक शो बहुत अच्छा चलता है कि इसका कभी एंड होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट कुमकुम, मुझे ऐसा लगने लगा था कि इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप इतना उसमें रच बस जाते हैं, फिर एक दिन अचानक वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद काम बहुत किया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में जहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि जो अमाउंट मुझे लगता था बहुत है, वो एक्चुअली कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे अब सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने बच्चे को लेकर आने वाले 20 साल की जब हम बात करते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, तो ये अमाउंट उसके लिए इनफ नहीं है। I've had sleepless nights, I have had days जब मैं बहुत परेशान रही हूँ। आज की सोच कर नहीं, आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन रियली टेक केयर ऑफ माई डॉटर। लेकिन चिंता ये थी क्योंकि मैं एक अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री में हूँ। वॉट इफ़ आई डू नॉट हैव वर्क 2 years फ्रॉम नाउ? वॉट इफ़ मुझे जो काम ऑफर हुआ वो मुझे पसंद नहीं है? क्या तब मैं मजबूरी में अपना मन मार के काम करूँ, या वो काम लूँ जो मुझे पसंद है और उसका वेट करना अफोर्ड कर सकूँ? ये स्टेज मेरी लाइफ में आया जब मुझे लगा कि जो मुझे इनफ लगता था वो इनफ नहीं है। एंड सबसे अनप्रेडिक्टेबल लाइंस में अगर कोई है तो वो हमारी लाइन है, जिसमें एक एक्टर की सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सो येस, देयर केम अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं दे आर नॉट गुड इनफ। और जो डाइवर्सिफाई करने की बात आई दिमाग में, वो तभी आई। तब आई रिमेंबर एक महीना ऐसा था जब मैंने, जब भी मुझे शनि के शूट से टाइम मिला है, सिर्फ जब तक आपसे मेरी इस बारे में बात नहीं थी, सिर्फ अपने फाइनेंशियल प्लानर से ही बात की थी, जो मेरे बैंक में मेरा काम देखते हैं या मेरे रिलेशनशिप मैनेजर हैं या कोई और हैं। मैं सिर्फ ये बात करती थी कि 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ क्या होगा। बिकॉज 10 years फ्रॉम नाउ हाउ विल बी माई वर्क दैट आई डोंट नो, बट 10 years फ्रॉम नाउ मुझे कैसी लाइफस्टाइल चाहिए वो मुझे पता है। तो उस पर काम करना शुरू करा। और फिर जब मेरी और आपकी बात हुई और जिस तरह से आपने बैकवर्ड्स काम करवाया, टुडे आई फील रिलैक्स। मुझे पता है मुझे काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन वो काम मैं और बेहतर के लिए कर रही हूँ। परेशान होके, घबरा के, इनसिक्योर होके नहीं कर रही हूँ। एंड इसीलिए जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आज के लिए नहीं है, वो उस समय के लिए है जो समय हम नहीं जानते कैसा होगा। हमारी इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है, किसी और के साथ कुछ और भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था ओवरनाइट मेरी लाइफ में सिचुएशन होगी जहाँ मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले निभानी होगी। सिंगल पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया। सारे समायरा के एक्सपेंसेस जो हैं सारे आप पर आते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उसका हेल्थ हो, एनीथिंग। एंड हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जूही जी के सभी परिवार में हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी डॉटर और वो खुद भी। क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगी कि जब समायरा को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कम्स इनटू प्ले? अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े तो तब सच में आपको लगता है कि थैंक गॉड दिस वाज देयर। नॉट दैट कि आप वो अमाउंट नहीं पे कर सकते, बट इसलिए क्योंकि आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अचानक उन्हें हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अचानक परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे साथ भी ऐसा एक वक्त आया जब समायरा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और उस वक्त बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस वाज देयर,
मैं पूरी तरह से अपनी बच्ची के पास थी 24 आवर्स। उस वक्त मैं ये चिंता नहीं कर रही थी कि मुझे कौन सी एफडी तोड़नी है या मुझे कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को हटाना है या कौन से फंड्स लिक्विडेट करने हैं। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नॉट कि आपके पास उस वक्त वो अमाउंट नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको लगता है कि आपकी फ़िज़िकली और इमोशनली आपके बच्चे को पूरी तरह से ज़रूरत है, तो आप वहाँ रह सकें, और वो एंड जो है वो टेकन केयर ऑफ है। और हेल्थ इंश्योरेंस तब आती है काम जब आपने सिर्फ एक फ़ोन किया एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। और क्यों मैंने इस बात का मुद्दा भी उठाया दर्शकों के सामने, क्योंकि बहुत लोग इस शो पे जो आए हैं या जिनसे मैं मिलती हूँ वो कहते हैं हम ठीक है, हमें क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है, हमारी हेल्थ ठीक है। और कुछ लोग जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत टाइम से ले रखा है, हम कभी यूज़ ही नहीं कर पाए। आई थिंक आप बहुत लकी हैं कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ नहीं किया है। दूसरा कि चाहे बच्चा 1 साल का हो, चाहे बच्चा 6 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 20 साल का हो, बच्चा कब बीमार पड़ेगा, बच्चा कब हॉस्पिटलाइज होगा, ये आपको नहीं पता। एंड बाय द टाइम योर एंटायर इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब हो जाए, उससे बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दें। जूही जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये समय हमें दिया, आपकी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहती हैं अपनी जर्नी से तो प्लीज़। मैं सब बस यही कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आपके पास एक बच्चा हो और एक बेटी हो, जैसे आज मैं अपनी बेटी को हर पल ये समझाती हूँ और उसे ये कहीं ना कहीं फीड करती हूँ कि उसका भी बड़े होकर इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है इकोनॉमिकली, क्योंकि आपकी लाइफ में कब कैसा टर्न आएगा ये आपको पता नहीं। जैसा टर्न मेरी लाइफ में आया, कई बार आप सिंगल पेरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी शादी नहीं चली। कई बार ऐसा होता है कि वन ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट देयर, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी टुमारो। उस वक्त अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और सिक्योर्ड हैं तो हाफ ऑफ द बैटल इज़ वन, क्योंकि आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोते। इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी दोनों मैटर करती है। इसलिए जब आप कमाएं तो आप उस वक्त उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। वही सही वक्त है अपने फाइनेंसेस को सही जगह इन्वेस्ट करने का, ताकि जब कोई एक डिफ़िकल्ट टाइम आए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो चाहे फाइनेंशियली हो, तो आप बिल्कुल एट ईज़ हों और अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी सकें जैसे आप तब जी रहे थे जब सब बिल्कुल ठीक था। अरे सो नाइस ऑफ यू जूही जी, आपकी समझ, आपकी स्ट्रेंथ, बहुत सारे आपके ऐसे गुड क्वालिटी पॉइंट्स हैं जो लोगों को तो इंस्पायर करते ही हैं, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम सो टच्ड दैट आई एम योर फ्रेंड इन दिस लाइफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गेट रिच विद आशिका एंड कंटिन्यू वॉचिंग CNBC आवाज़।